नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब बटन है, इसे दबाने से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपके में ये सब्सक्राइब बटन रेड है तो इसका मतलब ये है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एक बार देख लें। यदि ब्लैक है तो आप सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम को पढ़ाएंगे। यह द्वितीय पेपर है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का। पहले पेपर में बाल विकास है पेपर, जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाएगा कि बालक का विकास कैसे होता है। और सेकंड पेपर में जो शिक्षण अधिगम है, इसमें उसे पढ़ाने की शिक्षण विधियों, सिद्धांतों, इनका अध्ययन करेंगे। यदि आप साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं या आर्ट वर्ग के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए बाल विकास और शिक्षण अधिगम दोनों ही पेपर नए हैं। तो इसको समझें, वीडियो को देखें। एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पुनः देखें, विधिवत नोट्स बनाएं, क्योंकि दोनों ही पेपर 50-50 नंबर के हैं। हम आपको सरल भाषा में और जो आपके सिलेबस में है और जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार सरल भाषा में आपको समझाते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखते हैं दोस्तों, पहले हम सिलेबस देखते हैं। इसका क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है हमें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उसके सिलेबस को स्टार्टिंग में ज़रूर नोट कर लें। इससे यह होता है कि हमें पता रहता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और ये भी हमें पता रहता है कि कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस को पढ़ना आवश्यक है। किसी भी मॉडल से अच्छे नंबर नहीं प्राप्त किए जा सकते, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस नहीं होता है। अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आप मॉडल से ज़रूरी नहीं कि पास भी हो जाओ, क्योंकि 8 में से किसी भी पेपर को घुमा के पूछ लिया तो आप मॉडल में से नहीं पास हो सकते। तो इसलिए सिलेबस को पढ़ना अति आवश्यक है। और हम आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हम उसका अर्थ समेत बताते हैं जिसको आप अधिक समय तक याद रख सकें। हम नोट्स बनाकर आपको पढ़ाते हैं। देखते हैं दोस्तों, सिलेबस क्या क्या है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये द्वितीय पेपर है आपका। इसमें क्या है, शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य। शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य आपको पढ़ना है, शिक्षण के बारे में पढ़ना है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संप्रेषण के बारे में पढ़ना है आपको। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के घटक, संप्रेषण की
आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। और क्या पढ़ना है? शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं। इसमें कौन कौन से सिद्धांत? करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ये आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना है। शिक्षण सूत्र पढ़ने हैं। कौन कौन से? सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये आपको शिक्षण सूत्र पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है? शिक्षण विधियां या शिक्षण प्रविधियां। कौन कौन सी है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। ये आपको प्रविधियां इतनी पढ़नी है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। बाल केंद्रित शिक्षण, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण, सहभागी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। ये आपको शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम में पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ये आपको पढ़ने, इसमें क्या पढ़ना है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं प्रकार। शिक्षण कौशल का अर्थ, उद्देश्य कथन कौशल, व्याख्यान कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्बलन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, सौदारण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल। और क्या पढ़ना है। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेशन। ये आपको क्या पढ़ना है। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल में पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपेक्षित अधिगम स्तर। इसमें क्या पढ़ना है। इसकी संकल्पना पढ़नी है। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में
अधिगम अनुभवों का समायोजन। क्या पढ़ना है? अनुभवों का संयोजन। और क्या पढ़ना है? अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम का पुनर्बलन में महत्व। ये आपको अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व पढ़ना है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण। और क्या पढ़ना है? उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं पढ़नी है। ये सब शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। इंद्र जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं जैसे स्पर्श, सूंघना, चखना आदि। दृश्य श्रव्य सामग्री। कौन सी? दृश्य सामग्री, केवल दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में क्या है? प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुरूपक अध्ययन सामग्री, शिक्षण संदर्शिका आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे जड़ें, बीज, सीकें, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि जो दिखाई देती हैं उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। श्रव्य सामग्री कौन सी होती है? टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि जो सुनाई दे वो श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जो दिखाई दें और सुनाई भी दें। कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो सीडी आदि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। इसमें क्या देखना है? बिना लागत से प्राप्त, अल्प लागत, बहुउद्देशीय सामग्री जैसे एक से अधिक कक्षा में प्रयोग, एक से अधिक विषय में प्रयोग, एक से अधिक पाठों या प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता। और क्या पढ़ना है? बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। ये उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। और अंतिम क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव में सावधानियां। तो ये आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो विषय है उसके टॉपिक हैं सिलेबस के। अब हम आपको शिक्षण जो आपका पहला टॉपिक है शिक्षण, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। पहले शिक्षण जो शब्द है उसका अर्थ समझें। जब आप उस शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो आपको आगे समझने में जो हम बताएंगे आसानी होगी। देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचिंग। तो इसका मतलब क्या है? टीचिंग का पढ़ाना, सिखाना या ज्ञान देना। शिक्षण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है इस शिक्षण का?
पढ़ाना, सिखाना या ज्ञान देना। इसका मतलब ये है जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं उसे टीचिंग कहेंगे। शिक्षण का तात्पर्य करके अगर आपसे पूछा जाता है, शिक्षण का तात्पर्य, शिक्षण का आशय, तो आप लिख सकते हैं ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। क्या? ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। तो आपको हमने इसका अर्थ बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया। ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण का सामान्य अर्थ अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं शिक्षण का सामान्य अर्थ ज्ञान प्रदान करना है। क्या करना है? ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है या करते हैं। शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। कर्ता की जगह लिख सकते हैं आप करते हैं। यहां लिख सकते हैं ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आपने इसका अर्थ समझा। टीचिंग का क्या अर्थ है? सिखाना या ज्ञान प्रदान करना। टीचिंग का क्या अर्थ है? सिखाना या ज्ञान प्रदान करना। आप लिख सकते हैं ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। सामान्य अर्थ में पूछा जाए तो शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक, जिसे अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं इंग्लिश में, शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थियों या छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षक का व्यापक, शिक्षक का, यहां आप लिख लीजिए, शिक्षक का व्यापक अर्थ। शिक्षक का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक, शिक्षक का व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी साधन द्वारा, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी ज्ञान को किसी भी माध्यम में दिया जाए। तो अगर आपसे शिक्षण का व्यापक अर्थ पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं, और शिक्षण के अर्थ में ये लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए शिक्षण का क्या आशय है, शिक्षण का क्या तात्पर्य है, तो आप इतना लिख सकते हैं कि शिक्षण का सामान्य अर्थ या शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। अगर शिक्षण का अर्थ पूछा जाए, शिक्षण का तात्पर्य पूछा जाए, शिक्षण का आशय पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं शिक्षण का अर्थ या शिक्षण का आशय या शिक्षण का तात्पर्य है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की परिभाषाएं। प्रत्येक टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न 2-2, 3-3 पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर आपके 50 नंबर का है और 40 प्रश्न हैं, तो प्रत्येक टॉपिक से 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। डम्बेल के अनुसार देखते हैं, शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ है कि शिक्षक को जानता है और उसे छात्रों को बताता है। ये किसने बताया? डम्बेल ने बताया। जिसकी परिभाषा होती है उसी के अनुसार हमें लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लार्क के अनुसार, क्लार्क ने क्या बताया?
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। ये किसने कहा? क्लार्क ने कहा। एडमंड एमिडन ने शिक्षण की क्या डेफिनेशन दी है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं शामिल होती हैं। यह किसने कहा? एडमंड एमिडन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। बीओ स्मिथ के अनुसार, यह आपके पेपर में विकल्प में पूछी गई है। शिक्षण एक उद्देश्य यानी शिक्षण का एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यहाँ पर आप लिख लेना, शिक्षण का एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। तो ये आपके विकल्प में पूछी गई डेफिनेशन है कि शिक्षण का एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। किसने कहा है या किसकी परिभाषा है? तो ये किसकी है? बीओ स्मिथ की। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछी गई है। क्या पूछा गया है? शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा? रायवर्न ने। ये आपके विकल्प में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह रायवर्न की है। तो इस प्रकार हमने आपको क्या बताया? शिक्षण के बारे में बताया। शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदान करना। तो इस प्रकार हमने शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं बताई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्य। क्या उद्देश्य हैं शिक्षण के, कि छात्रों को हम इसे पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य हैं इसके? इससे क्या होगा? इससे कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हम उद्देश्य लेके कुछ चलते हैं, देखते हैं इससे क्या उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्य देखते हैं। छात्र के ज्ञान में वृद्धि करना। जब अध्यापक आपको पढ़ाता है तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्रों के कौशल में वृद्धि करना। उद्देश्य क्या है इसका? यह उद्देश्य है शिक्षण का कि ज्ञान में वृद्धि करना, कौशल में वृद्धि करना। मानसिक शक्ति का विकास करना, यानी आपके जो दिमाग है, बुद्धि है, तर्क शक्ति है, इन सब का जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका विकास करना। सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, जो सृजन शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, उसका विकास करना। छात्रों में क्रियाशीलता का विकास करना। छात्रों को सूचना प्रदान करना। जब शिक्षण कार्य हो रहा है तो इसका मतलब यह है अध्यापक आपको सूचनाएं प्रदान कर रहा है या कर रहे हैं। छात्रों का मार्ग प्रदर्शन करना, यानी सही रास्ते पर लाना, सही रास्ता बताना। छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता करना, यानी सभी माहौल में एडजस्टमेंट करने की शक्ति प्रदान करना। ये सभी शिक्षण के माध्यम से आती हैं। छात्रों को उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, ये आपके विकल्प में पूछा गया है। ये क्या है? शिक्षण के उद्देश्य हैं। शिक्षण के उद्देश्य हैं। और क्या है? छात्रों के चारित्रिक गुणों का विकास करना। ये सभी उद्देश्य हैं। हमें क्या क्या करना है, इसलिए हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विशेषता, शिक्षण की विशेषताएं। जब कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तब हम बताते हैं इसकी क्या विशेषताएं। उद्देश्य किसी चीज़, जब
कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है उससे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, इसके ये उद्देश्य हैं। और विशेषता जब वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है उसकी विशेषता बताई जाती है। तो पॉइंट वही है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि समान पॉइंट से ही आपको याद कराया जाए। देखते हैं दोस्तों, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। उद्देश्य में क्या था? छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, यानी की नहीं है। और विशेषता में क्या है? होती है, यानी हो रही है। यह शिक्षण की विशेषता है। छात्रों के कौशल में वृद्धि होती है, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, छात्रों में क्रियाशीलता का विकास होता है, छात्रों को सूचना प्रदान होती है, छात्रों का मार्ग प्रदर्शन होता है, छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता होती है। ये आपकी विशेषताएं थी शिक्षण की, और ये उद्देश्य थे आपके शिक्षण के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया का कहीं प्रश्न आए तो भी 3 है और बिंदु भी 3 हैं, क्योंकि प्रश्न आएंगे। देखते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 3 बिंदु? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर। ये नहीं कि बच्चों की रुचि नहीं है और आप पढ़ा रहे हैं, उसके मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाइए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती हैं। हमने क्या बताया? प्रक्रिया पूछा जाए तो प्रक्रिया कितनी थी? त्रिमुखी, यानी 3। ये विकल्प में आपके प्रश्न पूछा गया है, बहुविकल्पी में। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसके केंद्र बिंदु यानी बिंदु की संख्या कितनी हमने बताई? बिंदु पूछा है या प्रक्रिया, तो 3 होती हैं। जो वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो बालक है, क्योंकि बालक के मानसिक स्तर के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्र के सीखने की गति पर। यहाँ आपके शिक्षण में ये बताया गया है कि छात्रों को या बालकों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस गति से पढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार इसका प्रयोग करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको 7 दिन में 4 क्लास देते हैं। इसलिए 4 क्लास देते हैं स्टार्टिंग में कि आप इनके नोट्स बनाएं और इनको लिखें, लिखने के साथ साथ इनको याद करते रहें। अगर हम लगातार क्लास देंगे या ज़्यादा क्लास देंगे, एक दिन में 3-3, 4-4 या 2-2 क्लास देंगे, तो आप वीडियो को ना तो देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में हम आपको कम से कम वीडियो देकर हम आपको बेस क्लियर कर रहे हैं। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो हम आपको मैराथन क्लास भी लगा के 1-1, 2-2 घंटे की आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपका बेस कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए और लाइव क्लास ज़रूर देखा करें। शाम 7 बजे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 4 दिन क्लास आती है शाम 7 बजे। आप शाम 7 बजे क्लास ज़रूर देखें।
अगर आप रेगुलर समय से लाइव क्लास देखेंगे तो आपकी वीडियो पेंडिंग में नहीं होंगी, जिससे आपको मानसिक लोड नहीं होगा कि हमें ये वीडियो देखनी है या वो वीडियो देखनी है। आप क्लियर कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।